रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 16। विक्रम की इतनी सर्द आवाज सुन वहां खड़ा हर इंसान डर से कौंपने लगा। विक्रम सिर्फ अपने फैमिली और दोस्तों के साथ सॉफ्ट होते, बाकी दुनिया के लिए वो एक रूथलेस इंसान है। बसीनस वर्ल्ड में लोग उन्हें रूथलेस किंग के नाम से जानते हैं। जब विक्रम जी किसी से बदला लेते तब उसका पूरा अस्तित्व ही मिटा देते। प्रत्यक्ष और आर्यन ये सब विक्रम जी से ही सीखे थे। विक्रम जी और आर्यन को देख जिया अपने एक्सप्रेशन जल्दी से नॉर्मल कर ली, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कोई उसका झूठ पकड़े या ना पकड़े ये दोनों जरूर पकड़ लेंगे। फिर जिया अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए विक्रम जी से बोली, बिग बॉस नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यह एक छोटा सा मैटर था जो अब सॉल्व हो गया। विक्रम जी सर्द आवाज में, मैटर बड़ा है या छोटा यह मैं डिसाइड करूंगा, पूरी बात बताओ। विक्रम जी की सर्द आवाज सुन जिया डरते हुए बोली, बिग बॉस दरअसल आज फिर एक लड़की जो कि आर्यन सर की फैन है वह उनसे मिलने की जिद कर रही थी। हमारे काफी मना करने के बाद भी वह नहीं मानी और हमसे ही बदतमीजी करने लगी। उसी चक्कर में वह नीचे गिर गई, बोल कीर्ति की ओर इशारा की। जिया की बात सुन विक्रम जी का ध्यान जैसे ही नीचे गिरी लड़की पर गया। वो शौक रह गए, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान कीर्ति के चोट पर गया उनके आंखों में गुस्सा के साथ फिक्र दिखने लगा। उनके मुंह से निकला, प्रिंसेस। विक्रम जी आवाज सुन आर्यन का ध्यान भी कीर्ति पर गया, लेकिन उसको ऐसी हालत में देख आर्यन की आंखें गुस्से में लाल हो गया। विक्रम जी जल्दी से कीर्ति के पास आए। आर्यन भी कीर्ति की ओर भागा। विक्रम जी जल्दी से उसे गोद में उठा, वहां लगे सोफे पर बिठा घबराहट भरी आवाज में, प्रिंसेस ये सब कैसे हुआ? आपको बहुत चोट लगा है, आपको दर्द हो रहा होगा। फिर आर्यन से तेज आवाज में, आर्यन जल्दी से कार निकालो, हमें प्रिंसेस को हॉस्पिटल लेकर जाना है, देखो उसको कितना चोट आया है। आर्यन अपनी जगह से उठते हुए, डैड आप प्रिंसेस को लाओ, मैं कार लाता हूं, बोल जैसे जाने लगा। कीर्ति एक हाथ से आर्यन और दूसरे हाथ से विक्रम जेड के हाथ पकड़ उनको अपने पास बिठाए। फिर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए दोनों से बोली, डैडा भाई पहले आप दोनों ऐसे पैनिक करना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस हल्का सा लगा है, आप लोग मुझे दवाई लगा दो। कीर्ति की बात और उसके चेहरे की मुस्कान देख दोनों को राहत मिला। फिर भी विक्रम जी कीर्ति के गाल पर हाथ रख फिक्र भरी आवाज में, नहीं बच्चा हम हॉस्पिटल चलते हैं, देखो कितना खून निकल रहा, आपको चोट लगी है। आर्यन भी चिंता भरी आवाज में, हाँ बच्चा हम हॉस्पिटल चलते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ सबसे पहले आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। दोनों अभी बोल ही रहे थे तभी रॉबिन उनके पास आ अपने हाथ में लिए मेडिकल बॉक्स को आगे कर विक्रम जी से बोला, बॉस लिटिल गर्ल का कितना खून निकल रहा है, आप लोग बातें बाद में कारण पहले मुझे इन्हें पट्टी करने दो। रॉबिन की बात सुन विक्रम जी उसके हाथ से मेडिकल बॉक्स ले उसे घूरते हुए, प्रिंसेस की पट्टी मैं करूंगा, बोल कीर्ति के सिर पर पट्टी करने लगे। आर्यन भी कीर्ति के हाथ पर लगे चोट पर दवाई लगा दिया। अपने बिग बॉस और बॉस का ऐसा रूप देख वहां खड़े एम्प्लॉय तो आंखें फाड़े शौक में खड़े उन्हें देखते रह गए। सबके दिमाग में एक ही बात चलने लगा, आखिर ये लड़की है कौन जिसके आगे इनके रूथलेस बॉस इतने अच्छे बन गए। इतनी देर में सब समझ गए जरूर ये लड़की कोई खास है जिसका रजावत फैमिली से अच्छा रिलेशन है, लेकिन जैसे ही उनको याद आया थोड़ी देर पहले कीर्ति के साथ उनके आंखों के सामने क्या हुआ, वो सब याद कर उनका डर से बुरा हालत होने लगा। सब समझ गए आज उनका बचना मुश्किल है। वही सीमा और जिया तो डर से थर थर कांपने लगी। दोनों समझ गई इस बार जरूर उनसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। इधर कीर्ति के चोट पर अच्छे से बैंडेजेस करने के बाद विक्रम जी अपनी सॉफ्ट आवाज में, बच्चा आप यहाँ क्या कर रही हो, आपको तो ऊपर आर्यन के कैबिन में होना चाहिए था। विक्रम जी की बात सुन आर्यन और रॉबिन का ध्यान भी अब अपने चारों तरफ गया। आर्यन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुए इसलिए वह अपने मोबाइल से किसी को मैसेज किया, फिर कीर्ति के बोलने का इंतजार करने लगा। कीर्ति मासूमियत से, डैडा मैं तो भाई के कैबिन में ही जाने वाली थी, लेकिन मुझे उनका फ्लो नहीं पता था इसलिए मैं सपना की ओर इशारा कर इन दीदी से पूछ रही थी, लेकिन इन्होंने कहा भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लगेगा और वह मेरे पास नहीं था। कीर्ति की बात सुन आर्यन और विक्रम जी सपना को घूरने लगे, जिसे महसूस कर वो डर से कांपने लगी, जिसे देख कीर्ति मुंह बनाकर बोली, डैडा भाई आप दोनों उन्हें घुना बंद करिए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो थोड़ी ना मुझे जानती है। फिर आर्यन को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए, भाई जब आपकी ऑफिस में गर्लफ्रेंड है तो आप मेरी कृतिका दी के साथ क्यों रहते हो? कीर्ति की बात आर्यन को समझ नहीं आया, वो कुछ बोलता उससे पहले आर्यन का असिस्टेंट उसके पास आ उसके आगे एक लैपटॉप बड़ा बोला, बॉस ये रहा रिसेप्शन एरिया का सीसीटीवी फुटेज। असिस्टेंट की बात सुन आर्यन लैपटॉप में वीडियो चला दिया। विक्रम जी और रॉबिन भी साथ में वीडियो देखने लगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ने लगा वहां का टेम्परेचर घटने लगा।
गुस्से से आर्यन और विक्रम दोनों का पारा बढ़ने लगा। पूरा वीडियो देखने के बाद दोनों सीमा और जिया को अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगे। विक्रम खुद के गुस्से को कंट्रोल कर आर्यन से जितना जल्दी हो सके इस मैटर को सॉल्व कीर्ति से अपनी सॉफ्ट आवाज में प्रिंसेस लेट्स गो। विक्रम के बोलने पर कीर्ति जैसे ही उठने लगी उसके पैर में तेज दर्द हुआ जिसके कारण उसके मुंह से हल्का दर्द भरी चीख निकल गया, जिसे सुन विक्रम और आर्यन एक साथ क्या हुआ बच्चा? कीर्ति शायद गिरने के कारण हमारे पैर में मोच आ गया है। विक्रम जी रॉबन से जल्दी से डॉक्टर को कैबिन में भेजो बोल कीर्ति को अपनी गोद में उठा लिफ्ट की ओर बढ़ गए। रॉबन डॉक्टर को कॉल कर वहां खड़े हर इंसान को घूरने लगा। विक्रम और कीर्ति के जाते ही आर्यन के एक्सप्रेशन डार्क हो गया। इस वक्त भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था लेकिन उसकी आंखें गुस्से में पूरी तरह लाल हो गया। आर्यन के इस रूप को देख कुछ पल के लिए रॉबन भी कौंप गया क्योंकि आर्यन इस वक्त अपने माफिया के कोब्रा रूप में आ गया था और यह बात रॉबन बहुत अच्छे से जानता। रॉबन अपने मन में वहां खड़े लोगों को देख चू बच्चू अब तुम लोग का क्या होगा? गुस्सा में मुझे भी तुम लोगों पर आ रहा है, मन कर रहा तुम सबको मार दूं क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी लिटिल गर्ल पर हंस जो रहे थे। अब देखो ये छोटा डेविल तुम लोगों के साथ क्या करता है। फिर आर्यन को देख अपने मन में आज देखने में मजा आएगा ये छोटा शैतान क्या करता है। आज तक मुझे सिर्फ बिग बॉस का डेविल रूप देखने को मिला है, आज इनका भी देख लूंगा। चल रॉबिन अब एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन को इतने गुस्से में देख जिया को काफी डर लगने लगा, फिर भी अपने मन में नहीं इतना आगे आकर मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। आज तक जो भी मेरे रास्ते में आया है उसे मैंने हटाया है। आर्यन मेरा प्यार से कहीं ज्यादा जुनून है, वो सिर्फ मेरा है। अपने मन में इस तरह की बातें सोच अपने आंखों में कॉन्फिडेंस भर आर्यन को देखने लगी, लेकिन आर्यन की आंखें देख उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। वो खुद को बचाने के लिए वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में आर्यन से आर्यन मुझे नहीं पता था उस लड़की को तुम जानते हो या तुम्हारी फैमिली उसे जानती है। मुझे लगा ये भी उन लड़कियों में से है जो ऑफिस में आकर तुमसे मिलने की कोशिश करती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिया शातिर के साथ एक समझदार लड़की भी थी, उसको अच्छे से पता है कब क्या करना है, इसलिए वो आज तक आर्यन के गुड बुक में थी। जिया की बात सुन आर्यन अपनी बेहद कोल्ड आवाज में हु आर यू। आर्यन की इतनी सर्द आवाज सुन जिया के साथ बाकी के एम्प्लॉय भी 2 कदम पीछे हट गए। जिया को जवाब ना देता पकड़ आर्यन का गुस्सा बढ़ने लगा। वो चिल्लाते हुए कहा मैंने पूछा कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी औकात? आर्यन की तेज आवाज सुन जिया अपनी कपटी आवाज में आया, आर्यन ये तुम मुझसे कैसे सवाल कर रहे हो? मेरा नाम जिया जिंदल है और मैं रजावत इंडस्ट्री के HR डिपार्टमेंट की हेड हूँ। जिया के जवाब सुन आर्यन के चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कान आ गया। वो अपनी कोल्ड वॉइस में ओ रियली मिस जिया जिंदल, लेकिन मुझे तो अभी पता चला आप मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका पता मुझे ही नहीं है। आर्यन की यह बात सुन जिया जल्दी से अपनी घबराती आवाज में आर्यन मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे लगा वो लड़की भी बाकी लड़कियों के जैसे तुम्हें अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने आई है, इसलिए खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। आखिर तुम मेरे बॉस के साथ दोस्त भी तो है। जिया की बात सुन आर्यन गुस्से में खबरदार अगर अपनी इस गंदी जुबान से मेरी प्रिंसेस का नाम लिया तो जुबान कट दूंगा। वो कोई नाम लड़की नहीं, रजावत खानदान की एकलौती प्रिंसेस कीर्ति विक्रम रजावत है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी प्रिंसेस का नाम लो। कीर्ति के असली पहचान जान सीमा। जिया के साथ ऑफिस का हर एम्प्लॉय हैरान रह गया। आर्यन अपनी डरवानी आवाज में जिया से तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता मेरे पीठ पीछे तुम क्या करती है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। जो किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरी प्रिंसेस को चोट पहुंचा तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें बहुत गुरूर है ना, जिंदल खानदान की बेटी होने पर क्या हो जब तुम्हारा गुरूर ही ना रहे। आर्यन की बात सुन जिया को किसी अनजाने डर से घेर लिया। वह अपनी डर भरी आवाज में आर्यन जो किया मैंने किया, इसमें मेरी फैमिली का कोई हाथ नहीं है, प्लीज उन्हें कुछ मत करो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बोल आर्यन के आगे हाथ जोड़ ली, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्यन अपने असिस्टेंट से 1 घंटे के अंदर में जिंदल इंडस्ट्री और जिंदल खानदान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाना चाहिए। साथ ही उनके और मिस जिया के काले काम का सबूत पुलिस और मीडिया को दे दो। आर्यन की बात सुन जिया रोने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्यन अपने गार्ड से इसे डार्क हाउस ले जाकर अच्छे से खातिरदारी करो, फिर जिंदल मेंशन के बाहर फेंक देना। आर्यन के बोलते ही गार्ड्स जिया घसीटते हुए ले गए। वो चिल्लाती रह गई। अब आर्यन का ध्यान सीमा पर गया, जो डर से कौंप रही थी।
आर्यन उसे अपनी जलती आंखों से देखते हुए अपने हेड बॉडीगार्ड से इसे भी ले जाओ और बताओ चोट लगने पर कितना दर्द होता है। आर्यन के बोलते ही उसका हेड गार्ड सीमा को लेकर चला गया। अब आर्यन बाकी एम्प्लॉय को देख अपनी सर्द आवाज में अपने असिस्टेंट से कहा, जो भी लोग मेरी प्रिंसेस के चोट लगने पर एंजॉय कर रहे थे उन्हें रजावत इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दो और बाकी एम्प्लॉय के 3 मंथ की सैलरी काटी जाती है। फिर सपना से तुमने मेरी प्रिंसेस की मदद की इसलिए तुम्हारा प्रमोशन किया जाता है। सबको सबके हिस्से की सजा देकर आर्यन वहां से अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। रॉबन खुद से खुश होकर अपने मन में, मुझे लगा था लिटिल बॉस बिग बॉस से कम खतरनाक है, लेकिन मेरा यह वहम आज खत्म हो गया। इन्होंने साबित कर दिया ये सच डेविल के बेटे हैं। बोल वह भी आर्यन के पीछे जाने लगा। वही असिस्टेंट अपने कम पर लग गया। कुछ ही वक्त में जिंदल इंडस्ट्री सड़क पर आ गया। उनके कंपनी में सीबीआई ने रेड मारा जिससे पता चला जिंदल इंडस्ट्री इनलीगल काम में इन्वॉल्व है। पूरा जिंदल परिवार रोड पर आ गया। इसी के साथ जिया जिंदल के काले कारनामों का सबूत भी मीडिया में वायरल होने लगा। जिया कॉलेज टाइम में 3 लड़की को जान से मारी थी, साथ ही उसके रिलेशन कई तरफ के बुरे लोगों से था। पुलिस उसको ढूंढने लगी लेकिन उसका किसी को कोई पता नहीं चला। आर्यन का कैबिन कीर्ति को डॉक्टर चेक कर ले जा चुके थे और इस वक्त उसके साथ कैबिन में विक्रम जी, अभिषेक जी, चंद्रकांत जी, हर्षवर्धन जी, आर्यन और प्रतीक्ष बैठे बातें कर रहे थे। चंद्रकांत जी कीर्ति से, बच्चा आपने हमें यहाँ ऑफिस में क्यों बुलाया है? हमें कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको कोई बात करना था तो हम घर पर भी कर सकते थे, तो फिर यहाँ क्यों? हर्षवर्धन जी, हाँ बच्चा चंदू सही बोल रहा है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और यह भी बोला किसी को पता ना चले हम यहाँ आए हैं? प्रतीक्ष कीर्ति से, लिटिल रैबिट तुमने हमें दोनों दादू को ऐसे लाने को क्यों बोला? डार्क हाउस से निकालते वक्त आर्यन और प्रतीक्ष को कीर्ति का मैसेज आया था, वह भी सबसे छुपकर हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी को ऑफिस लाने के लिए। सबकी बातें सुन विक्रम जी को कंफ्यूजन होने लगा। उन्हें लगा था उनकी प्रिंसेस उनसे मिलने आई है, लेकिन अब उन्हें इतना समझ आ गया था जरूर को सीरियस बात है। कीर्ति अपनी शांत आवाज में, आप लोग को अपने सारे सवालों का जवाब कुछ देर में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बताए यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम पर किसी की नजर ना पड़े? कीर्ति की बात सुन आर्यन कहा, हाँ प्रिंसेस, यहाँ एक स्क्रेक्ट मीटिंग रूम है, हम वहाँ चलकर बात कर सकते हैं। कीर्ति भी हाँ में सिर हिला। सबके साथ कुछ रूम में आ गई। रूम के आने के कुछ देर बाद कीर्ति के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसे देख वो आर्यन को इशारा की, जिसे समझ आर्यन वहां से निकल गया। कीर्ति के इशारा करते ही आर्यन स्क्रेक्ट रूम से बाहर निकल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, आखिर आर्यन बाहर क्यों गया? सब सवालिया नजरों से कीर्ति को देखने लगे, जिसे समझ कीर्ति बोली, आप लोग बैठ जाए, कुछ देर बाद यहाँ कोई आने वाले हैं, वही आपको आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। प्रतीक्ष, लिटिल रैबिट कौन आने वाला है और क्यों? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज कुछ तो बताओ। कीर्ति प्रतीक्ष से, अंशु आपको कुछ देर बाद सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी आने वाले हैं उनकी पूरी बातें आप लोग सुने। कीर्ति की बात सुन कोई कुछ नहीं बोले। कुछ मिनट बाद आर्यन एक अनजान आदमी के साथ अंदर रूम में आया। वो आदमी खुद की ऊपर से नीचे तक काले कपड़े से ढका था, उसकी सिर्फ काली आंखें दिख रहा था। उस आदमी के अंदर आते ही कीर्ति के साथ बाकी सब उसको देखने लगे। वो आदमी भी सबको गहरी नजरों से देखने लगा। विक्रम जी आर्यन से, आर्यन ये कौन है? आर्यन, डैड मुझे नहीं पता ये कौन है। प्रिंसेस मुझे इस इंसान को लाने को बोली, इसलिए मैं इन्हें लाने गया था, बाकी मैं इसे नहीं जानता। अब सब कीर्ति को देखने लगे, जिसका ध्यान उस आदमी पर था। कीर्ति उस आदमी को देख अपनी शांत आवाज में, अब आप अपने मास्क को निकाल सकते हैं, ये जगह हर तरह से सेफ है। ऐसे भी वक्त आ गया है सबको अपना चेहरा दिखाने का। कीर्ति की बातें सुन वो आदमी पहले कीर्ति को देखने लगा, फिर अपने चेहरे पर मास्क निकाल दिया। उस इंसान के चेहरे देख वहां खड़ा हर इंसान शॉक हो गया। किसी को उम्मीद नहीं था यह इंसान ऐसे उनके सामने आ सकता है, लेकिन अगले ही पल उनके आंखों में गुस्सा दिखने लगा। विक्रम जी आगे बढ़ उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार, गुस्से भरी आवाज में, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना कुछ करने के बाद हमारे सामने आने की? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विक्रम जी गुस्सा करते देख कीर्ति उनका हाथ पकड़ उनको रोकते हुए, डैडा प्लीज आप पहले शांत हो जाओ, जरूरी नहीं जो दिखता है वही सच हो। कीर्ति की बात सुन विक्रम जी उस इंसान से दूर हो गए, लेकिन उनके चेहरा पर अभी भी गुस्से के भाव थे। वही बाकी सब भी अपने गुस्से को शांत कर अपनी जगह पर बैठ गए। कीर्ति के बोलने पर वह आदमी भी बैठ गया। यह आदमी कोई और नहीं आकाश प्रताप सिंह है। कीर्ति, आकाश से आपने कहा था आपको हम सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, अब आप कर सकते हैं।
आपके कहे अनुसार दोनों दादू भी यही है। कीर्ति की बात सुन आकाश सबको देखते हुए अपनी शांत आवाज में कहे, जनता हूँ आप सब हमसे नफरत करते हो, इसका कारण भी अच्छे से पता है, लेकिन आज मेरा यहाँ आने का कारण कुछ अलग है। मुझे आप लोग की मदद चाहिए। आकाश की बात सुन अभिषेक जीगूज में तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी हम तुम्हारी मदद करेंगे? सिर्फ तुम लोगों के नफरत और दुश्मनी के कारण हमारी बच्ची हमसे इतने सालों तक दूर रही। चंद्रकांत जी, आकाश से हमने ना तो तुम्हारे ना ही तुम्हारे परिवार के साथ बुरा किया, फिर तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मिला एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करके? अभिषेक और चंद्रकांत जी की बात सुन आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गया। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए, आप लोग को क्या लगता है, अगर मैं ऐसा ना करता तो आज आपकी अपनी बेटी सही सलामत जिंदा होती? आज से सालों पहले भी कुछ ऐसा हुआ था और उस वक्त भी आप अपने घर की बेटी को नहीं बचा पाए थे। आकाश की बात किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब उनको सवालिया नजरों से देखने लगे, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे उसको सब कुछ पता है। आर्यन, आपके कहने का मतलब क्या है? हमें साफ साफ बताएं, और आपको हमसे क्या मदद चाहिए? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रतीक्ष, बिना किसी भाव के, आपने जब हमारे साथ इतना गलत किया तो फिर हम आपकी मदद क्यों करें? मदद करने का कोई कारण भी होना चाहिए। प्रतीक्ष की बात सुन आकाश के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गया। वो अपने जैकेट से एक फाइल निकाल सबके सामने रख बोला, आगे कुछ बोलने पर पहले एक बार इसे देख लीजिए, फिर सब शांति से बात करेंगे। फिर सबको देखने का इशारा किया। आकाश के इशारा करने पर अभिषेक जी वो फाइल उठा पढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो पूरा फाइल पढ़ने लगे उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। अभिषेक जी की ऐसी हालत देख सबको कुछ गलत होने का एहसास हुआ। सब एक एक कर वो फाइल पढ़ने लगे तो सबके चेहरे के भाव बदल गया। अभिषेक जी और हर्षवर्धन जेड के आंखों में आंसू आ गया। विक्रम जी और चंद्रकांत उनको संभालने लगे। वहीं आर्यन और प्रतीक्ष के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ गया। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। हर्षवर्धन जी चंद्रकांत जी से अपनी रुधी आवाज में, देखना चंदू, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मेरी अंशिका जिंदा है। सबको लगा वो मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। चंद्रकांत जी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, हाँ हर्ष, तेरा विश्वास जीत गया, हमारी बच्ची जिंदा है, हम बहुत जल्द उससे मिलेंगे। अभिषेक जी अपने आंखों में नमी लिए आकाश से अपनी लड़खड़ाती आवाज में, हमें शुरू से पूरी बात जानना है। मुझे जानना है आखिर मेरी गुड़िया के साथ क्या हुआ था। अब सब आकाश को देखने लगे। सबके सवालों को समझ आकाश बोलना शुरू किए। आकाश, आपकी बेटी अंशिका राठौर कोई और नहीं, अमेरिकन माफिया रोबोट विल्सन की बेटी मैरिया विल्सन है। चंद्रकांत जी, लेकिन अंशिका उन लोगों के पास कैसे पहुंची? और सबसे बड़ी बात, जब आपको ये सच पता था फिर हमें पहले क्यों नहीं बताया? आज बताने का कारण क्या है? चंद्रकांत जी की बात आकाश अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए वो बोलना शुरू किए। आपको याद होगा, आज से सालों पहले जब अंशिका 6 साल की थी, तब राठौर और रिजावत परिवार राजस्थान से अपनी कुलदेवी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। उस वक्त आपके दुश्मनों ने आप पर हमला किया था। उस वक्त अंशिका नदी में गिर गई थी। सबको लगा वह मर गई, क्योंकि पुलिस के काफी खोज करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला सिवाय उनके गहने के, लेकिन सच यह नहीं था। नदी में गिरने के बाद वो बहते हुए काफी दूर पहुंच गई। उस वक्त उसकी जान बचाने वाली केतकी विल्सन, रोबोट विल्सन की वाइफ थी। अंशिका की कंडीशन काफी क्रिटिकल था। उसका इलाज इंडिया में होना मुश्किल था, इसलिए वो दोनों उसको अमेरिका लेकर चले गए, लेकिन उनके आदमी अपने कम पर लगे थे। अंशिका को जब होश आया तो वह अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, जिसके कारण उन लोगों को अंशिका के फैमिली का कुछ पता नहीं चला। उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए दोनों अंशिका को अडॉप्ट कर लिए। उसके बाद अंशिका मैरिया विल्सन बन गई। आकाश की पूरी बात सुन हर्षवर्धन जी और अभिषेक जेड के आंखों से आंसू गिरने लगा। आंखें नम तो चंद्राकत जी, विक्रम जी, आर्यन और प्रतीक्ष के भी हो गए। रजावत खानदान में 3 पीढ़ी तक कोई भी लड़की ना होने के कारण हर्षवर्धन जी और उनके पिता अंशिका को अपनी बेटी मानते थे। वह तो चाहते थे अंशिका उनके घर की बहू बने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अंशिका के एसिडिटी होने के बाद दोनों परिवार बहुत कोशिश किए उनको ढूंढने की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, और आज पता चला भी तो उनके इस दुनिया से जाने के बाद अपनी बच्ची को एक आखिरी बार भी ना देखने के कारण उनके दिल में काफी दर्द होने लगा। हर्षवर्धन जी रुधी आवाज में, मैं कितना अभागा बाप हूं जो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, ना ही उसे आखिरी बार देख पाया। वो जिंदा और सलामत है, यह महसूस करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। चंद्रकांत जी उनको समझाते हुए, हर्ष, जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है।
तू बहुत अच्छा बाप है, उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी तूने। कितने सालों तक तो उसको ढूंढता रहा, लेकिन कहते हैं हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो किस्मत लिखा है उसका होना निश्चित है। चंद्रकांत जी की बात कहीं ना कहीं सही था, इसलिए हर्षवर्धन जी थोड़ी देर बाद खुद के इमोशन को कंट्रोल कर शांत होने लगे। अब तक अभिषेक जी भी खुद को काफी हद तक कंट्रोल कर लिए। प्रतीक्ष के आंखों में भी अपनी बुआ के बारे में जान नमी आ गया। वो बचपन में सुना था उसकी एक बुआ थी जो उनसे अलग हो गई थी। अभिषेक जी अपनी गुस्से भरी आवाज में आकाश से बोले, अगर तुम्हें ये सच पता था, मैरिया राठौर खानदान की खोई बेटी मेरी बहन है, तो फिर तुमने इतने सालों तक हमसे ये सच क्यों छुपाए रहा? और आज जब वह इस दुनिया में नहीं है तो फिर ये सब बताने का क्या कारण है? अपनी लाल आंखों से आकाश को घूरते हुए विक्रम जी बोले, अगर हमें ये सच पहले पता होता तो अंशिका हमारे साथ होती, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और क्या अंशिका ये सच जानती थी, या उससे भी ये सच छुपाए थे? विक्रम और अभिषेक की बात सुन आकाश उन दोनों को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोले, तुम दोनों को क्या लगता है, अगर अंशिका तुम लोग के पास होती तो तुम लोग उसे बचा पाते? आकाश की बात किसी को समझ नहीं आया। प्रतीक्ष अपनी सर्द आवाज में क्या चाहते हैं? क्यों वो हमारे साथ सुरक्षित नहीं रहती? हम उन्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाते? हमारा ऐसा भी कौन सा दुश्मन है जिससे बुआ के जान को खतरा था? प्रतीक्ष की बात सुन आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गया, जिसे देख सबको कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। आकाश, हर्षवर्धन जी से सालों पहले भी तुम लोग के आंखों के सामने किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो क्या लगता है इस बार उसे बचा पाते? बिल्कुल नहीं। फिर हर्षवर्धन जी से क्या आप सबको सच बताएंगे या मैं बता दूं? आपको याद होगा अंशिका कौन थी, उसका सच क्या था? अब सब हर्षवर्धन जी देखने लगे। अभिषेक जी, पापा ये क्या बोल रहा है? हमें पूरा सच जानना है। हर्षवर्धन आकाश को एक नजर देख बोलना शुरू किए, ये सच बोल रहा है। अंशिका कोई आम लड़की नहीं, एक दिव्य आत्मा थी जिसका जन्म धरती पर एक खास उपदेश से हुआ था। उसके पास दैविक शक्तियां थी जिससे उसकी जान को खतरा था, इसलिए हम उन्हें राजस्थान अपने कुल देवी के मंदिर लेकर गए थे। वहां के महापंडित जी ने अपने शक्तियों से अंशिका के चारों तरह एक ऐसा घेरा बनाया जिससे कोई भी बुरी शक्ति उनके आत्मा को नष्ट न कर सके। हम ये विधि पूरी कर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में वो सब हो गया और हमने अपनी बच्ची को खो दिया। हर्षवर्धन जी पूरी बात सुन विक्रम, अभिषेक, आर्यन और प्रतीक्ष भी हैरान रह गए, क्योंकि उनको इन बातों का पता नहीं था। वही चंद्रकांत जी बिल्कुल शांत रहे, जैसे उनको इस बात का पहले से पता हो। हर्षवर्धन जी, आकाश से यह बात तो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं, तो फिर तुम्हें इसका पता कैसे चला? और क्या अंशिका जानती थी वह राठौर खानदान की प्रिंसेस है? अगर हाँ, तो हमारी बच्ची हमारे पास क्यों नहीं आए? आकाश अपनी शांत आवाज में, हाँ, उन्हें सब कुछ पता था। अमेरिका जाने के कुछ बाद जब वह 20 साल की थी, तब उनका एक एसिडिटी हुआ जिससे उनको अपना पिछला सब कुछ याद आ गया। हमें ये सच बताने वाली भी वही थी। आकाश की यह बात सुन वहां बैठा हर इंसान शॉक रह गया। कीर्ति के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया, लेकिन वो शांति से बैठी सबकी बातें सुनने लगी। चंद्रकांत जी अपने आंखों में नमी लिए, जब उन्हें पता था उनका असली परिवार कौन है, फिर वह हमारे पास क्यों नहीं आए? क्या उन्हें हमारा इंतजार और प्यार नहीं दिखा? आकाश की बात सुन सबसे ज्यादा दुख हर्षवर्धन जी और अभिषेक को हुआ। क्या उनकी बहन और बेटी उनसे इतनी नाराज थी, जो सब कुछ याद आने के बाद भी उनके सामने नहीं आए? आकाश उनके चेहरे पर आए सवाल को समझ आगे बोले, ऐसा नहीं है, वह आप लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी, लेकिन वह चाहकर कर भी नहीं आ सकती थी। अगर वो दुनिया के सामने आती तो उसके और आप लोग के साथ ना जाने कितने लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाता। किसी को आकाश की बात समझ नहीं आया, आखिर उनके कहने का मतलब क्या है? काल लोक में एक बड़े से कमरे में काल भैरव बैठा किसी सोच में गुम था, तभी वहां एक लड़की आई। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देख कोई भी उसके उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो लड़की काल भैरव के सामने बैठ उसको अपनी लाल आंखों से देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोली, क्या हुआ भ्राता श्री, आप क्या सोच रहे हैं? अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है, फिर आपको किस बात की चिंता है? बहुत जल्द वह भी उस कैद से आजाद होने वाले हैं, फिर यह चिंता की लकीर कैसी? क्या परेशानी है आपको? हमें बताएं, हम उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। उस लड़की की बात सुन काल भैरव का ध्यान उससे गया। उस लड़की को देख काल भैरव के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। काल भैरव, माया, हम बिल्कुल ठीक है, हम बस पिछली बातों के बारे में सोच रहे थे। आज के दिन के लिए हमने कितना इंतजार किया, कितना कुछ खोया। हमारे इंतजार और बलिदान का फल अब मिलने वाला है।
काल भैरव की बात सुन माया, जिसका पूरा नाम काल माया है, वह काल भैरव की छोटी बहन है, वह बोली, भ्राताश्री, हम आपके दुविधा को समझ रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो। एक बार वो आजाद हो गए तब हमें इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हल्की उदासी भरे स्वर में, हमें माफ कर दीजिएगा भ्राताश्री, हम आपको आज नहीं करवा पाए। हमने कोशिश की लेकिन हम कर नहीं पाए, पर इस बार किसी भी कीमत पर हम आपको और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हमें इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। काल भैरव की के चेहरे पर काल माया की बात सुन मुस्कान आ गया। वो समझ गया उसकी बहन जरूर कुछ बड़ा करेगी। काल माया की बात सुन काल भैरव उसको देखने लगा, जिसके चेहरे पर एक उदासी था, जिसे समझ काल भैरव कहा, माया, तुमने अपनी पूरी कोशिश की मुझे उस कैद से बाहर निकालने, और आज कहीं ना कहीं तुम्हारे कारण ही मैं आजाद हुआ। नहीं तो मैं अनंत काल तक उस अंधेरे ताबूत में कैद होता, जहां सांसें चल रही थी। जिंदा भी था लेकिन केवल नाम के। ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर थी। काल भैरव की बात सुन काल माया को भी अपने भाई के लिए दुख होने लगा। अब उसका विश्वास और भी गहरा हो गया। काल माया काल भैरव से अपने चेहरे पर देखने लगा, जिस पर कुछ सोच एक कुटिल मुस्कान आ गया। काल माया, भ्राताश्री, पिछली बार भले ही हम कामयाब नहीं हो पाए, वो भी उस लड़की के कारण, लेकिन इस बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद हम सब उनके दुनिया में जाकर उन्हें खत्म करेंगे। काल माया की बात सुन काल भैरव मुस्कुराते हुए, मुझे पूरा भरोसा है तुम इस बार जरूर कामयाब होंगी, और ऐसे भी वह आने वाले हैं। काल माया भी मुस्कुराने लगी। फिर दोनों इसी तरह बात करने लगे। रजावत इंडस्ट्रीज क्रैक्ट रूम। आकाश की बात सुन सब सोच में पड़ गए। आखिर अंशिका को किससे खतरा था? आर्यन, आकाश से आप हमें सारा सच साफ साफ क्यों नहीं बता देते? क्योंकि अब तक हमें इतना तो पता चल चुका है। जितना हम जानते या सचते हैं, बात उससे ज्यादा बड़ी है। तो प्लीज आप हम बताओ, आखिर अंशिका बुआ हमारे पास क्यों नहीं आए? उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी? और सबसे बड़ी बात, उनकी मौत कैसे हुई? आर्यन के सवालों को सुन सब जवाब के लिए आकाश को देखने लगे। आकाश के एक्सप्रेशन भी अंशिका के मौत का जिक्र सुन गहरी हो गई। आकाश सबको देख, क्या आप लोग हमें जानते हैं? वहां बैठे हर इंसान को उसका सवाल अजीब लगा। विक्रम जी, बिना किसी एक्सप्रेशन के, तुम वीरेंद्र प्रताप के बड़े भाई विराज प्रताप के बेटे हो, जिसे सालों पहले कोई प्रताप मैंशन के बाहर छोड़कर चला गया। पहले सबको लगता था तुम्हारे पिता यानी विराज प्रताप मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे मिलने के बाद पता चला वो जिंदा है। विक्रम जी की बात सुन वहां शांति छा गया। वही अपने पिता का जिक्र होते ही आकाश का ऑरा ठंडा होने लगा। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो गया, जिसे सब देख तो सकते थे लेकिन कारण किसी को समझ नहीं आया। आकाश खुद के गुस्से को कंट्रोल कर अपनी सर्द आवाज में, जरूरी नहीं हम जो सोचे वही सत्य हो। आप लोग को लगा था विराज प्रताप उस पहाड़ी से गिरकर मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसका अंत नहीं, किसी मासूम के बर्बादी की शुरुआत थी। फ्लैशबैक। चंद्रकांत और विराज के साथ हुई लड़ाई में विराज उस ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गया। उस पहाड़ी से लगकर एक झरना था, उसी से नीचे उससे लगकर एक नदी जो लंबी के साथ काफी गहरी थी। उस पहाड़ी से गिरने के बाद विराज नदी के बहाव के साथ दूसरी तरह आ गया। वो एक विशेष तरह का जंगल था जो आम जंगलों से काफी अलग था। वहां बहुत मुश्किल से सूर्य की रोशनी आती। इस जंगल में खतरनाक जंगली के साथ कुछ अघोरी भी रहते, जिनका दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वो एक काला और मायावी जंगल था। वहां के कुछ अघोरी जो काली शक्तियों के पूजा करते, वो वहां से गुजर रहे तभी अचानक उनका ध्यान जख्मी विराज पर गया। वो विराज को अपने साथ लेकर चले आए। विराज की हालत काफी खराब था। उसका बचना लगभग मुश्किल था, लेकिन अपने शक्तियों और कुछ जड़ीबूटियों की सहायता से वो अघोरी उसको बचा लिए। होश आने के बाद विराज उनके साथ रहने लगा। उसके दिल में रजावत खानदान और चंद्रकांत रजावत के लिए सिर्फ नफरत था। उसके दिल में बदले की आग जलने लगा। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए विराज उन अघोरी से काली विद्या सीखने लगा। काल देव को खुश करने के लिए वो अपने अंदर के हर इमोशनल शिवाय नफरत को छोड़ बलि दे दिया। विराज भले ही इंसान था, लेकिन उसमें इंसान से ज्यादा शैतान वाले गुण थे। कुछ वक्त बाद वो उस जंगल का सबसे शक्तिशाली काली विद्या का गुरु बन गया। वो अघोरी उसको जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिए, लेकिन विराज की भूख शक्तियों को लेकर बढ़ने लगा। तब उस जंगल के सबसे पुरने अघोरी उसको जंगल के दक्षिण ओर जाने को बोले। उस अघोरी की बात सुन विराज उस जंगल के दक्षिण ओर बढ़ने लगा, जहां वो अघोरी भी जाने से भी डरते थे, क्योंकि वहां इंसानों का नहीं राक्षसों का बसेरा था, और उनकी मलिका काल माया सबसे ज्यादा खतरनाक थी। विराज जंगल के अंदर गया तो उसको एक गुफा मिला। उस गुफा से उसको लाल रोशनी निकलते दिखा, तो वो उसके अंदर चला गया।
अंदर उसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखी जो अपनी साधना में बैठी थी। उस लड़की को देख विराज के आंखों में हवस दिखने लगा। जंगल में आने के बाद से किसी लड़की के करीब नहीं गया था। विराज एक लड़की बाज था और आज सालों बाद अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देख उसके अंदर का शैतान जगाने लगा। किसी की आने की आहट महसूस कर उस लड़की ने अपनी आंखें खोल चारों तरफ देखने लगी। जैसे ही उस लड़की की नजर विराज पर गया, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गया। बिना वक्त गवाए वो अपने शक्तियों से विराज पर वार की, जिससे विराज जमीन पर गिर गया। विराज के गले को पकड़ वो लड़की अपनी भयानक आवाज में बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इंसान की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उस लड़की की भयानक आवाज सुन विराज भी डर गया, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, आप जैसा समझ रही वैसा कुछ नहीं है। आप पहले मुझे आजाद करिए, उसके बाद मैं आपको मेरे यहाँ आने का कारण बताता हूँ। विराज के बोलने पर वो लड़की उसको छोड़ दी। उस लड़की के छोड़ते ही विराज लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। लड़की अपनी भयानक आवाज में, अब सब कुछ मुझे सच सच बताओ, झूठ बोलने की सोचना भी मत, क्योंकि काल माया को पसंद नहीं कोई उसे झूठ बोले। विराज समझ गया यही काल माया है, इस मायावी जंगल की मलिका जिसके डर से कोई यहाँ नहीं आता। विराज उसको सब कुछ सच सच बताया दिया, अपने दुश्मनी से लेकर काली शक्तियां सिखाने तक। विराज की बात सुन काल माया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी वहां गूंजने लगा, फिर अचानक शांत हो विराज को देख अपनी खतरनाक आवाज में बोली, तुम जैसे इंसान तो हम जैसे दानव से भी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? विराज की पूरी बात सुन माया अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान लिए उससे बोली, तुम इंसान तो हम दानव से भी कहीं ज्यादा खतरनाक, हम शैतान किसी के ना ही, लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम इंसान का कोई धर्म ही नहीं है। इस युग में इंसान इंसान का दुश्मन है, लेकिन मेरा इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम जो चाहते हो अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा? मैं बिना फायदे के तुम्हारी मदद क्यों करूं? काल माया की बात सुन विराज सोच में पड़ गया। आखिर काल माया का कहना भी सच था। कुछ सोच विराज पूरे विश्वास के साथ बोला, आपको जो चाहिए अगर वह मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगा। अगर आपको मेरी जान चाहिए तो वह भी दे सकता है, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ना है। विराज की बात सुन काल माया की आंखों में चमक और ओठों पर गहरी मुस्कान आ गया। वह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोली, मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे, सोच लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा नहीं उस पर मेरा हक होगा। मैं जो चाहूंगी ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरी बात मानना होगा। काल माया की बात सुन विराज को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह मान गया क्योंकि उसके अंदर सिर्फ शक्तियों का भूख था। काल माया, ठीक है, तो कल तुम्हारी मुझसे यानी दानव वंश की राजकुमारी काल माया से दानवीय रीति रिजव से शादी होगा। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा और मुझे जो चाहिए मुझे। काल माया की शादी वाली बात सुन विराज को हैरानी हुआ, इसलिए वह अपनी हैरानी भरी आवाज में बोला, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? मैं तो एक मामूली इंसान हूं। काल माया अपनी कठोर आवाज में, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। फिर कुछ मंत्र बोली, उसी के साथ उस गुफा में दो राक्षस आए जो दिखने में इंसान लग रहे थे। काल माया, उस दोनों से ले जाओ इन्हें और इनका ध्यान रखना। माया के आदेश मिलते ही दोनों विराज को लेकर निकल गए। उसके जाते ही काला माया मुकराने लगी, फिर वहां से निकाल दूसरे ओर आई जहां के काले रंग का गुफा था। काल माया उस गुफा के अंदर आकर वहां बैठे एक आदमी से बोली, दैत्य गुरु कल की तैयारी करिए, कल हमारी शादी है। काल माया की बात सुन दैत्य गुरु झट से अपनी जगह से उठ उसको देखने लगे, फिर हैरानी भरी आवाज में बोले, क्या कल आप शादी कर रही है? लेकिन किससे? आपको पता है ना हम सब का मकसद क्या है, फिर भी आप शादी कर रही है। काल भैरव को आपकी और हमारी जरूरत है। काल माया, हमें अच्छे से पता है और आप चिंता ना करें, और हम जिससे शादी कर रहे हैं वो एक इंसान है जो हमें इस कैद से आजादी दिलाएगा। दैत्य हैरानी से, आप इंसान से शादी कर रहे हैं, लेकिन इंसान इस मायावी जंगल में आया कैसे? हमें जितना पता है इस वन का पता इस धरती लोक में शायद ही किसी को पता होगा। हम दानव और राक्षस इस वन में सालों से कैद है, ये बात यहाँ के दूसरे तरफ के कुछ अघोरी जानते हैं। तो फिर दैत्य गुरु के परेशानी को समझ का आया, विराज की सारी बातें बता दी, साथ ही अपनी योजना भी, जिसे सुन उनके आंखों में भी चमक दिखने लगा, लेकिन साथ ही परेशानी के भाव भी। दैत्य गुरु परेशानी भरे लहजे में, राजकुमारी शादी तक तो ठीक है, लेकिन आपको याद है इस वन से निकलने का एक ही तरीका है, दानव राजवंश, मतलब आपके वंश के किसी नवजात लड़की की बलि देना। उसमें इंसान खून भी होना चाहिए। जब आपको उसकी शक्तियां मिलेगा तभी आप उन शक्तियां को बढ़ा पाएंगे, फिर उस दिव्य कन्या की ढूंढ पाएगी।
उस कन्या का हमें मिलना बहुत जरूरी है। काल माया, हम जानते हैं, इसलिए हमने यह फैसला लिया। शादी के बाद हमारी जो बच्ची होंगी उसकी बलि देकर हम सबको आजाद करेंगे, फिर अपनी शक्तियां बढ़ाएंगे, साथ ही इस वन के श्राप का भी अंत करेंगे। दैत्य गुरु, लेकिन इसके लिए क्या वो मनुष्य मानेगा? काल माया मुस्कुराते हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता, और मैं जितना समझी हूं उसे सिर्फ शक्तियों से मतलब है। मुझसे शादी कर वो दानव वंश के अंदर आ जाएगा, तब उसकी भी शक्तियां बढ़ जाएगी। काल माया की बात सुन दैत्य गुरु तैयारी में लग गए। अलगे दिन विराज और काल माया की शादी हो गया। शादी के बाद विराज को जो चाहिए था वह मिल गया, उसकी जीवन रेखा बढ़ गया, साथ ही उसकी शक्तियां बढ़ने लगा। वह दानवीय विधि से अपनी शक्तियां बढ़ाने लगा। शादी के 1 महीने बाद काल माया प्रेग्नेंट हो गई। ये जान कहीं ना कहीं विराज भी खुश हुआ, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसके अंदर कुछ इंसानी इमोशन का शेष बचा था। 6 महीने बाद ही काल माया अपने बच्चों को जन्म दे दी। दानव अपने बच्चों को 6 मंथ में भी जन्म देते थे। काल माया को एक लड़का और एक लड़की हुआ। अपने बच्चों को देख विराज बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी कुछ वक्त नहीं रहा। जब उसको पता चला काल माया उनकी बेटी की बलि देने वाली है, तब उसको थोड़ा दुख हुआ, लेकिन अपनी शक्तियों का सोच वो खुश हो गया। ऐसे भी उसकी जिंदगी का मकसद रिजावत खानदान की बर्बादी और दूसरा दुनिया का सबसे शक्तिशाली दानवीय इंसान बनना था। काल माया अपनी बेटी की बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने उस जंगल से निकल गई। श्राप के कारण कोई भी राक्षस या दीवान मायावी जंगल से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन बलि देने के बाद श्राप टूट गया और सब आजाद हो गए। विराज को अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं था, लेकिन आखिर था तो उसका ही बेटा, इसलिए वह अपने बेटे को प्रताप मैंशन के बाहर छोड़ दिया। फ्लैशबैक एंड। ये सब बोलते हुए आकाश की आंखें लाल हो गया। गुस्से के कारण उसके हाथों की मुठ्ठियां बांध गया। वह अपने असली रूप में आने लगा, जिसे देख कीर्ति आकाश के आंखों में देखने लगी। कुछ वक्त बाद वो बिल्कुल शांत हो। वही आकाश का सच और विराज माया की ऐसी बेरहमी जान सबके आंखों में नमी के साथ विराज के लिए नफरत दिखने लगा। चंद्रकांत गुस्से भरी आवाज में, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? सिर्फ अपनी खोखली नफरत और शक्तियों के लिए अपनी नवजात बच्ची का बलि दे दिया। वह काल माया तो एक शैतान थी, जिसके अंदर शायद ही दिल होगा, उसके अंदर सिर्फ शैतानिया था, लेकिन विराज तो इंसान था। हर्षवर्धन जी, चंदू, कुछ लोग होते भी होते हैं जिनके लिए प्यार और परिवार कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ उनकी जिद और उनकी नफरत मायने रखता है, और उस नफरत में वैसे लोग सिर्फ मासूम जिंदगियां बर्बाद करते हैं। जोड़ हर्षवर्धन जी का कहना भी सही था। जो लोग अपने बच्चे की बलि सिर्फ शक्तियों के लिए दे दे, उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? विक्रम, आकाश से तो हमसे तुम्हारी दुश्मनी और तुम्हारे नफरत का कारण यही था। तुम्हें लगता था विराज के साथ जो कुछ गलत हुआ उसमें हमारा हाथ था, इसलिए तुम हमें बर्बाद करना चाहते थे। विक्रम जी, बात सुन आकाश के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गया। वो उसको देख कहा, जिसके जन्म का उपदेश ही बदला और नफरत है, उसके दिल में इंसानियत कैसे हो सकता है? चाहे मायावी जंगल हो या प्रताप मैंशन, मेरे अंदर सिर्फ नफरत और बुराई भरा गया। प्रताप मैंशन में आने के बाद भले ही मैं उनसे अलग हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उनके लिए मैं रजावत खानदान के बर्बादी का जरिया बन गया, और सच बताऊं तो मैं भी किसी मशीन के जैसे उनके कहे अनुसार काम करता रहा। जिस उम्र के लड़के अपनी जिंदगी जीते हैं, उस उम्र में वीरेंद्र प्रताप के साथ मिलकर दुनिया के सारे गलत काम करने लगा। तुम लोग को तो याद ही होगा, आखिर मेरे गैंग को खत्म करने वाले तुम लोग ही तो थे। अभिषेक, बिना किसी भाव के उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। हजारों लड़कियों की जिंदगी का सवाल था। अभिषेक जी की बात सुन आकाश मुस्कुराते हुए, उस वक्त अनजाने में ही सही, लेकिन तुम लोग ने बहुत अच्छा काम किया था। उस घटना के बाद ही मुझे इस नफरत के दलदल से निकलने का मौका मिला, और तुम लोग के पीछे अमेरिका आ गया, और वहां मुझे मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून, मेरी मरिया मिली। ये बोलते वक्त उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गया। अभिषेक की बर्बादी वाली बात सुन आकाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया। उनके आंखों के सामने एक लड़की का बेहद खूबसूरत हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखने लगा, जिसके आंखों में उनके लिए सिर्फ प्यार था, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के। उस लड़की को याद कर आकाश अपने आंखों में गहरी इमोशन लिए अपनी भारी आवाज में बोले, उस वक्त अनजाने में ही सही, लेकिन मुझे बर्बाद करने का फैसला बिल्कुल सही था। अगर तुम लोग उस वक्त वह ना करते तो शायद ही मैं अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत, अपनी मरिया से मिल पाता। उससे मिलकर पता चला दुनिया मेरे सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जिस जिंदगी को किसी का कर्जमान उसकी गुलामी कर रहा था, उस गुलामी से मुझे आजाद कराया। वह मेरी बेजान जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए। उसने मेरी बेरंग जिंदगी को अपने प्यार के रंगों से भर दिया। मेरे जैसा शैतान जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं था,
उसे प्यार जैसे फीलिंग को महसूस करवाया। उससे मिलकर पता चला मेरे अंदर भी इंसानी दिल है जो किसी के लिए धड़क सकता है। ये सब बोलते हुए आकाश के ओठों पर गहरी मुस्कान और आंखों में मरिया के लिए बेतहाशा प्यार दिखने लगा, जिसे देख हर्षवर्धन जेड के दिल को सुकून मिला। भले ही उनकी बच्ची उनसे दूर थी, लेकिन उसके जिंदगी में एक ऐसा हमसफर था जो आज भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। सबको जानना था आखिर इनकी मुलाकात कैसे हुआ और आकाश को कब मरिया का सच पता चला। प्रतीक्ष, आकाश से आप अंशिका बुआ से कैसे मिले और उनको किससे खतरा था? आपको उनका सच कैसे और कब पता चला? प्रतीक्ष का सवाल सुन सबके भाव वापस सीरियस हो गया। जवाब के इंतजार में सबकी नजर आकाश पर टिक गया। पुराने दिनों को याद करते हुए आकाश सबको अपनी और मरिया के जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। फ्लैशबैक, विक्रम और उसके दोस्तों के अमेरिका आने के कुछ वक्त बाद आकाश भी अमेरिका आकर उनके कॉलेज में एडमिशन ले लिए। आकाश के दिल में विक्रम के लिए बेतहाशा गुस्सा से कहीं ज्यादा नफरत था, जिसके चलते वो हमेशा उसे हराने की कोशिश करते, लेकिन हर बार वो उनसे एक कदम पीछे रह जाता। वक्त के साथ आकाश की नफरत विक्रम के लिए बढ़ता गया। वो विक्रम को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता था और एक वक्त ऐसा आया जब वो विक्रम को मार देना चाहते थे। ये कह सकते हैं आकाश के जिंदगी को विराज दूर रहकर भी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था, जिसका आकाश को कोई आइडिया नहीं था। ऐसे ही 2 साल बीत गया। अपने नफरत और गुस्से में आकाश फिर से माफिया वर्ल्ड के साथ बसीनस की दुनिया में अपना नाम बना लिया। आकाश का माइंड भी विक्रम के जैसे शार्प था, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त गुस्से से लाल रहता। एक दिन आकाश अपने किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गया। हाईवे होने के कारण रोड बिल्कुल खाली था, साथ ही मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। वो गुस्से में पागल होकर अपने गाड़ी पर पैर मारते हुए चिल्लाने लगा। तभी दूर से उनको एक बाइक आते दिखा। उस बाइक को देख आकाश को एक उम्मीद दिखा। आकाश रोड के बीच आकर खड़ा होकर उस बाइक को रोकने की कोशिश करने लगे। अचानक किसी के सामने आने से बाइक चला रहा इंसान तेज आवाज के साथ बाइक रोक दिया। उस बाइक के रुकते ही आकाश जल्दी से उसके पास आकर बोले, सॉरी ब्रो, मुझे ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए था, बट आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। आई हैव टू गो समवेयर, इट्स अर्जेंट, कैन यू प्लीज हेल्प मी। बाइक पर बैठे इंसान के सिर पर हेलमेट था, जिसके कारण आकाश को पता नहीं चला वो लड़का है या लड़की। बाइक पर बैठा इंसान आकाश को अच्छे से चेक किया, जैसे देख रहा हो आकाश सच बोल रहा है या नहीं। कंफर्म होने के बाद वो उन्हें अपने पीछे बैठने का इशारा किया। उसके इशारा करते ही आकाश बाइक पर बैठ गया और उनकी बाइक वहां से निकल गया। कुछ देर बाद उनकी बाइक विल्सन एम्पायर के बड़े से बिल्डिंग के बाहर आकर रुका। बाइक के रुकते ही आकाश नीचे उतर अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे से थैंक्स ब्रो बोल जैसे ही अंदर जाने को हुए, उनके कान में एक लड़की की बहुत मीठी आवाज आया, ओह हेलो मिस्टर, ये क्या ब्रो लगाकर रखा है, आई एम नॉट बॉय, आई एम गर्ल। इस प्यारी आवाज को सुन आकाश हैरानी से बाइक पर बैठी लड़की को देखने लगे। तभी बाइक पर बैठी लड़की अपने चेहरे पर हेलमेट निकाल अपनी भूरी आंखों से आकाश को घूरने लगी। अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देख आकाश उसको देखते रह गए। जिंदगी में आज पहली बार उसका दिल धड़का। आकाश को अपने दिल की धड़कन महसूस कर काफी हैरानी हुआ। उसको अच्छे से पता था वो एक शैतान है, लेकिन उस फीलिंग को इग्नोर कर वापस उस लड़की को थैंक्स बोल उस कंपनी के अंदर भागे। आकाश के जाते ही वो लड़की अपना मुंह बना बाइक से उतर उस कंपनी के अंदर चली गई। आज आकाश की मीटिंग रॉबर्ट विल्सन से था। उनकी मीटिंग करीब 1 घंटा चला। मीटिंग खत्म होने के बाद आकाश रॉबर्ट से बात करने लगा। तभी मीटिंग हॉल में एक लड़की आए। उस लड़की को देख जहां रॉबर्ट के चेहरे पर मुस्कान आ गया, वही आकाश के आंखों में हैरानी दिखने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मीटिंग खत्म होने के बाद रॉबर्ट आकाश को उस लड़की से मिलवाए, जो और कोई नहीं उनकी बेटी मरिया थी। आकाश आज पहली बार मरिया से मिले थे। मरिया की पहचान जान आकाश उससे काफी अच्छा बिहेव करने लगे। बातें करते हुए उसको पता चला मरिया भी उसके कॉलेज में पढ़ती है। आकाश विक्रम से बदला लेना चाहता था और उसके लिए उसको अपने पावर को बढ़ाना था। उसके लिए बेस्ट आइडिया उसको मैरिया को अपने जाल में फंसाना लगा। स्टार्टिंग में आकाश मैरिया को अपने प्यार के जाल में फंसा, उसकी प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा रॉबर्ट विल्सन की माफिया पोजीशन लेना चाहता था, लेकिन नाटक करते हुए कब उसको मैरिया से सच्चा प्यार हो गया पता नहीं चला। कुछ ही वक्त में मरिया उनकी मोहब्बत, सुकून और जुनून बन गई। वो मरिया के लिए हद से ज्यादा पॉसिबिस हो गए। मरिया से प्यार होने के बाद उनके जिंदगी में अपने नफरत से पहले मरिया के लिए प्यार आने लगा। आर्यन के इशारा करने पर किरण और सवी दोनों कृतिका और सनाया के पास आ गई।
उन दोनों को भी हेमा और मायरा को देख हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किरण उनके पास आकर डायरेक्ट हेमा के बाल को पीछे से पकड़ गुस्से भरी आवाज में, तुम दोनों पर बहुत प्यार मोहब्बत का भूत चढ़ा है ना, आज उसे अभी इसी वक्त अच्छे से उतारती हूं। इतना बोल उसको तेजी से 2 थप्पड़ मारी। किरण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर थप्पड़ मारा, जिसे हेमा के कान शून्य हो गया। सभी हेमा के पेट में 2 किक साथ ही थप्पड़ मार गुस्से में बोली, तुम लोग खुद को कहीं की महारानी समझती हो। जो भी लड़का पसंद आए वो तुम्हारा हुआ, और अगर कोई दूसरी लड़की उसके पास जाए या उससे बातें करे तो वो कैरेक्टरलेस हो गई। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। किसी की जिंदगी बर्बाद कर तुम्हें सुकून की नींद कैसे आ जाता है? आज हम तुम्हें बताएंगे अगर किसी मासूम के साथ गलत करोगी तो उसका अंजाम क्या होगा। सही कहते हैं लोग, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत होती है। लेकिन आज कुछ चेंज होगा। अगर एक औरत दूसरी औरत को बदनाम करेगी तो उसकी सजा भी एक औरत ही देगी। आज यहाँ खड़ा हर इंसान देखेगा गलत करने वालों को क्या सजा मिलती है। इतना बोल चारों मिलकर उन दोनों मारने लगे। पूरे ऑडिटोरियम में मायरा और सभी के चीखने और चिल्लाने की आवाज गूंजने लगा। उनका साथ देने सिया, चाहत, दीक्षा, रावी और रूहानी भी आ गई। ऑडिटोरियम में खड़े किसी भी स्टूडेंट या प्रोफेसर की हिम्मत नहीं हुआ उनको रोकने का। कुछ देर बाद मायरा और हेमा का मार खाकर बुरा हाल हो गया। दोनों को लगने लगा आज उनका आखिरी दिन है। आर्यन के बोलने पर लड़कियां दोनों को छोड़ साइड में खड़ी हो गई। इस वक्त मायरा और हेमा देखने में भयानक लग रही थी, जिसे देख एक पल के लिए सारे बॉयज भी हैरान रह गए। ऋषि शौक भरी आवाज में, दुनिया में किसी से पंगा लेना लेकिन लड़कियों से नहीं, बिकॉज डोंट अंडर एस्टिमेटेड गर्ल पावर। उसके पास खड़ा शिव भी हैरानी में, इट्स ट्रू ब्रो, नेवर मैश विद गर्ल्स। दोनों का कहना भी सही थी। इस वक्त मायरा और हेमा के चेहरे और बॉडी से खून निकल रहा था। दोनों के शरीर पर चोट के निशान और आंखों के आंसू उन्हें दयनीय बना रहा था। दर्द से उनका शरीर टूट रहा था। आर्यन अपनी कोल्ड आवाज में उन दोनों को देख, अगर यहां से जिंदा जाना चाहती हो तो अभी मेरी प्रिंसेस से घुटने के बल बैठ माफी मांगो। आर्यन की कोल्ड आवाज सुन मायरा और हेमा, जिनका दर्द से बुरा हाल था, वो और भी ज्यादा कांपने लगे। लेकिन आर्यन की माफी वाली बात सुन दोनों बिना देर किए कीर्ति के सामने अपने अपने घुटने के बल बैठ हाथ जोड़ माफी मांगने लगी। कीर्ति के दिमाग में कुछ खतरनाक चलने लगा, जिसके कारण उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गया, जिसे किसी के देखने के पहले छुपा ली। लेकिन आर्यन और प्रतीक्ष देखकर समझ गए उनकी प्रिंसेस इन दोनों को ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं है। कीर्ति उन दोनों को माफ कर दी। ये तमाशा खत्म होने के बाद आर्यन और प्रतीक्ष के साथ कीर्ति और उसके दोस्त वहां से निकलने लगे। कीर्ति जाते वक्त वहां खड़े लोगों को देख डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में, आई ऑलवेज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। अब एक्शन तो तुम लोगों ने कर दिया, अब रिएक्शन देने की बारी मेरी। नाउ इट्स माई टर्न। अब तुम सबको भी पता चलना चाहिए लिटिल डेविल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये तो सिर्फ टेलर था, लेट्स एंजॉय मूवी। बाकी के प्रोफेसर और स्टूडेंट उनके जाने के बाद चैन की सांस लिए ही होंगे। उनके मोबाइल पर अचानक नोटिफिकेशन आने लगा। सब जैसे जैसे अपना मोबाइल देखने लगे उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगा। सबके चेहरे पर अगल अगल रिएक्शन दिखने लगा, डर, गुस्सा, शर्म, नफरत, ना जाने कैसे कई सारे भाव उनके चेहरे पर आने लगा। तभी अचानक एक लड़की अपने दोस्त के बाल पकड़ मारते हुए, कमीनी चुड़ैल, मैंने तुझे अपनी दोस्त नहीं बहन माना और तू मेरे बॉयफ्रेंड और भाई दोनों के साथ रंगरलिया माना रही है, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। ऑडिटोरियम का माहौल अचानक बदल गया। हुए यूं, जो भी लड़का और लड़की कीर्ति के फोटो पर गंदे कमेंट किए थे, उनका डार्क स्क्रैक्ट विद पिक्चर और वीडियो के साथ कॉलेज फोरम पर किसी ने अपलोड कर दिया। उनमें से कुछ लड़के और लड़कियों की पर्सनल फोटो कई सारे लड़कों के साथ था। जो भी स्टूडेंट उन फोटो पर कमेंट नहीं किए थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। एक प्रोफेसर जो कीर्ति के बारे में गंदा बोल रही थी, उनका अफेयर कॉलेज के 2 प्रोफेसर के साथ चल रहा है, जिसे देख सब उनको घिन भरी नजरों से देखने लगे। प्रिंसिपल सब कुछ ठीक करने के लिए जैसे ही वहां से निकले डिपार्टमेंट की ओर जाने लगे, उनके मोबाइल पर मैसेज आया, जिसे देख वह अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए। वहीं मायरा और हेमा के कई सारे लड़कों के साथ इंटीमेट फोटो और वीडियो कई कॉलेज फोरम के साथ इंटरनेट पर वायरल होने लगा। मीडिया इस न्यूज को वायरल करने लगी, जिसकी वजह से चौहान इंडस्ट्री के शेयर तेजी से गिरने लगा। सारे इन्वेस्टर अपना पैसा मांगने लगे। उनके कंपनी में सीबीआई का रेड पड़ गया। उसकी हालत बद से बदतर हो गया। हेमा की फैमिली रोड पर आ गई। सबके जिंदगी में भूचाल मचाकर कीर्ति हंसते मुकुरते अपने भाइयों के साथ बात करते हुए कॉलेज के बाहर निकल पार्किंग में आ गई। आर्यन कीर्ति से, प्रिंसेस घर चलना है या कॉलेज में रुकना है?
आर्यन की बात सुन कीर्ति कुछ सोच खुश होकर, भाई क्या आज आप और अंशु फ्री है? कीर्ति के ऐसे पूछने पर प्रतीक्ष उसके बाल को सहलाते हुए, क्या हुआ लिटिल रैबिट, आप क्यों पूछा रही हो? कीर्ति मासूमियत से उन दोनों को टुकुर टुकुर देख अपनी क्यूट आवाज में, हम जब से घर आए हैं तब से सिर्फ अरुण भाई और अर्पित भाई के साथ बाहर गए हैं, लेकिन भाई और आपके साथ हम कहीं नहीं गए हैं। हमें आप दोनों के साथ घूमना है। कीर्ति की बात सुन उन दोनों को एहसास हुआ जब से कीर्ति उनके पास आई थी तब से दोनों अभी उसको अपने साथ बाहर लेकर नहीं गए, जिसे याद कर दोनों को गिल्ट होने लगा। आर्यन प्रतीक्ष को आंखों से कुछ इशारा किया, फिर कीर्ति से, सॉरी प्रिंसेस, हमें याद नहीं रहा, लेकिन हमारा आज का पूरा दिन आपके लिए है, आप जो बोलेगी हम वही करेंगे। आर्यन की बात सुन कीर्ति तो खुशी से उछलने लगी। उसको खुश देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। कीर्ति एक्साइटेड होकर, भाई हमने कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं देखा है, बस उसके बारे में सुना है, हमें वहां जाना है, उसके बाद फिर मूवी देखना है और भी बहुत कुछ करना है। कीर्ति की बात सुन आर्यन और प्रतीक्ष अपना सिर हिला दिए। फिर कीर्ति अपने दोस्तों के साथ करण, हिमांशु, किरण, सवी और सनाया से बोली, प्लीज आप लोग चलो ना, बहुत मजा आएगा। कीर्ति के बोलने पर सब मान गए। कीर्ति के बोलने पर आर्यन अमर, कबीर और रेयांश को भी कॉल कर बुला लिया। कीर्ति के साथ घूमने के नाम पर सुन तीनों झट से अपना सारा काम छोड़ निकल गए। कीर्ति, कियारा और कार्तिक को भी कॉल कर बुला ली। सब कार में बैठ पार्क के लिए निकल गए। सबके सेफ्टी के लिए प्रतीक्ष पूरे पार्क को खाली करवा दिया। कुछ देर बाद सब पार्क में पहुंच गए। इतने बड़े पार्क को देख कीर्ति, दीक्षा, रावी और रूहानी के आंखों में चमक दिखने लगा। चारों बच्चों के जैसे उछल कूद करने लगी। चारों ही जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह दिखी थी। कीर्ति को इतना खुश देख आर्यन और प्रतीक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उन दोनों को ही कीर्ति को खुश देख सुकून मिला। कीर्ति रूहानी, दीक्षा और रीवा के साथ सबको भूल घूमने लगी। बाकी सब भी घूमने लगे। कीर्ति को बड़े झूले पर बैठने का मन हुए, उसके जिद करने पर सब बड़े वाले झूले पर बैठने को तैयार हो गए। कीर्ति, प्रतीक्ष, आर्यन, कृतिका, कियारा, कार्तिक, अरुण, सनाया, रेयांश, रूहानी, अमर, दीक्षा, कबीर, रीवा, शिव, चाहत, कियान, सिया, अर्पित, किरण, करण, सवी, वीर, हिमांशु सब एक साथ बैठ गए। ऋषि को हाइट से डर लगता है, इसलिए वो झूले पर नहीं चढ़ा। जैसे ही झूला चला रूहानी, कीर्ति और चाहत अपनी जगह से उठ चिल्लाने लगी। झूला जैसे ही तेज हुआ सबके चिल्लाने की आवाज तेज हो गई। रूहानी को पहले मजा आया, लेकिन जैसे ही झूला आगे बढ़ा उसको डर लगने लगा। वो डर के मारे अचानक रेयांश के गले लग उसके सीने में अपना सिर छुपा ली। रूहानी के अचानक ऐसा करने पर रेयांश हैरान रह गया, लेकिन रूहानी के ऐसे गले लगने पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। रेयांश भी उसको अच्छे से पकड़ अपने गोद में बिठा लिया। रूहानी को काफी डर लगने लगा। वो डरते हुए रेयांश से बोली, प्लीज इसे रोकिए, हमें डर लग रहा है। रेयांश उसके सिर को सहलाते हुए उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद रूहानी भी सब कुछ भूल उससे बातें करने लगी। दीक्षा और रावी इनसे अलग अपने राइड को एंजॉय कर रही थी। उनके साथ बैठे अमर और कबीर अपनी चमकती आंखों से उन दोनों को देखने में बिजी थे। इनसे अलग कियारा, कार्तिक और आर्यन, कृतिका, ये दो कपल सबको भूल अपना रोमांस करने लगे। चाहत तो चिल्ला चिल्ला कर शिव को परेशान करने लगी। अरुण और सनाया का कुछ अलग ही सीन चल रहा था। हुआ यूं, सनाया खड़ा हो अपने राइड को एंजॉय कर रही थी। अचानक झूला टर्न होने के कारण सनाया अरुण के ऊपर गिरी और दोनों के ओठ आपस में मिल गए, जिसे देख दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गया। सनाया को जैसे ही होश आया वो उठने लगी, लेकिन पता नहीं अरुण को क्या हुआ। वो सनाया को कमर से पकड़ अपनी आंखें बंद कर किस करने लगा। अरुण के इस एक्शन से सनाया तो हैरान रह गई, लेकिन फिर वह भी अपनी आंखें बंद कर अरुण का साथ देने लगी, जिसे महसूस कर अरुण उसको खुद से चिपका लिया। सबको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का साथ अच्छा लग रहा था। वहीं इनसे अलग कीर्ति और प्रतीक्ष का अलग ही सीन चल रहा था। कीर्ति को राइड में काफी मजा आ रहा था। वो खुश होकर बार बार खड़ी हो जाती, वही प्रतीक्ष उसको गिरने के डर से बिठा देता। लास्ट में थक हार कर प्रतीक्ष भी कीर्ति को पीछे से पकड़ खड़ा हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।